नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल रीड जी की क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के विषय भूगोल का अध्याय 6 लेकर आए हैं। कक्षा 12 का अध्याय 5 हम पूरा कर चुके हैं। छठे अध्याय की बात कर रहे हैं विश्व मानव अधिवास के बारे में। तो प्राचीन काल से ही जैसे कि मानव समूह के रूप में रहने लगा, कोशिश करता रहा कि वो कहीं ना कहीं स्थायी रूप से रहने लगे। तो यानी सबसे पहले हम परिचय की बात करेंगे कि परिचय तो कुछ घरों का समूह, यानी कुछ कच्चे या पक्के घरों का समूह है जो कि स्थायी या अस्थायी रूप से इसमें मानव निवास करता हो, क्या कहलाती है? बस्ती कहलाती है। परिचय में हम बात कर रहे हैं बस्ती की कि बस्ती किसे कहते हैं। तो कुछ कच्चे व पक्के या पक्के घरों का समूह है, घरों का समूह है जिसमें मानव स्थायी या अस्थायी रूप से निवास करता है। क्या कहलाती है? बस्ती कहलाती है। यानी कुछ कच्चे या पक्के घरों का समूह है जिसमें मानव स्थायी या अस्थायी रूप से निवास करता है, बस्ती कहलाती है। बस्ती में मानव दो प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि मानव स्थायी भी निवास कर सकता है और अस्थायी रूप से। हमने बात कर ली कि मानव क्या है, दो रूप से, जैसे स्थायी निवास और एक अस्थायी निवास। स्थायी निवास वो है जिसमें मानव अपने प्रारंभ से लेकर के यानी पूरे जीवन भर एक स्थान को वो स्थायी निवास के रूप में रखता है, वहाँ निवास करता है। और दूसरा अस्थायी वो है जहाँ मौसम या किसी अन्य परिस्थिति के कारण वो स्थान छोड़ करके अन्यत्र चला जाता है। जैसे कि आपने अपने जम्मू और कश्मीर की तरफ देखा है कि जैसे भूटिया, बकरवाल आदि जनजातियां जो है वो सर्दियों में मैदानी भागों की ओर आ जाती है और गर्मियों के अंदर वो पहाड़ी भागों की ओर या हिमालय पर्वत चोटियों की तरफ चली जाती है। तो इस प्रकार हम बात कर रहे हैं कि मानव की बस्ती के बारे में बात की। कुछ कच्चे या पक्के घरों का समूह है जिसमें मानव स्थायी या अस्थायी रूप से निवास करता है, उन्हें हमने वह बस्ती कहा है। और बस्ती के रूप में स्थायी और अस्थायी रूप में मानव निवास करता है। अब हम बात करें मानव की बस्तियां दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ग्रामीण बस्तियां, ग्रामीण बस्तियां और एक नगरीय बस्तियां। आज हम बात करेंगे मूलतः ग्रामीण बस्तियों को लेकर के। ये स्वरूप कैसे आया? मानव के कार्यों के आधार पर आया कि मानव का कार्य प्राकृतिक दशाओं की बात कर लें, इनके कारण ग्रामीण और नगरीय दो स्वरूपों में हमने इसको बांट दिया। तो ग्रामीण बस्तियों की बात करें तो ग्रामीण बस्तियां उनको 4 रूप में बांटा गया है। कितने रूपों में बांटा गया? 4 रूपों में। ग्रामीण बस्तियों को बसाव के आधार पर, वहां उपलब्ध सुख सुविधाओं के आधार पर 4 प्रकार से बांटा गया है। जैसे सबसे पहले हम बात करें गुच्छित बस्ती। गुच्छित बस्ती, ध्यान रहे कि हम ग्रामीण बस्तियों की बात कर रहे हैं। ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकार में बांटा गया। सबसे पहले हमने गुच्छित बस्तियों की बात की है। गुच्छित को हम आकेंद्रित भी कह सकते हैं। आकेंद्रित, संकलित, सहंत, ये कुछ अन्य नाम हैं जो गुच्छित बस्तियों की है। एक शब्द से अभिप्राय समझ में आ रहा है कि गुच्छित यानी गुच्छे के रूप में जो बसाव, यानी ग्रामीण बस्तियां जो गुच्छे के रूप में नजर आती है, जिनका बसाव बहुत अधिक सहंत हो, जटिल हो, जालनुमा हो, आकेंद्रित एक स्थान पर आकर के जो केंद्रित हुआ हो, उनको हम गुच्छित बस्तियों के नाम से जानते हैं। जैसे चित्र के आधार पर बताऊं आपको, इस प्रकार ये कोई ग्रामीण बस्ती है या गांव है और इसमें मानव का बसाव जो है बराबर होता है। इसमें मानव का बसाव कैसे मिलेगा? गुच्छित बस्तियों में बराबर मिलेगा।
किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन या कोई भाग खाली नहीं होगा। यानी एक विकसित गांव की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। गुच्छित बस्तियों की बात की है। ये गुच्छित बस्तियों का उदाहरण के रूप में आपको बताया है कि गांव जो कि पूर्ण रूप से नियोजित ढंग से बसा हुआ होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भाग खाली नहीं होगा। इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताओं की बात करूं तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक मिलेगा। क्या मिलेगा? जनसंख्या घनत्व अधिक मिलेगा। जनसंख्या घनत्व यहाँ पर अधिक होगा। यहाँ जल और विद्युत की सुविधाएं होगी। जल विद्युत की उपलब्धता यहाँ पर होगी। यहाँ सामान्य रूप से शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। सामान्य रूप से सामान्य शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था होगी। यहाँ पर भूमि का स्वरूप जो है वो समतलीकरण होगा। यानी भूमि का स्वरूप क्या होगा? समतल होगा। साथ में भूमि क्या होगी? उपजाऊपन लिए हुए होगी। उपजाऊपन लिए हुए, यानी उपजाऊपन, मृदा यहाँ उपजाऊ होगी। कृषि यहाँ पर अच्छी प्राप्त होगी। यानी कृषि पैदावार जो है, पैदावार उच्च कोटि की होगी। यहाँ का जीवन संपन्न होगा। यानी ग्रामीण बस्तियों की बात कर रहे हैं। ये गांव किस दृष्टि में आएगा? संपन्न गांव की दृष्टि से देखा जाएगा। यहाँ ये बात ही कुछ विशेषताओं की कि यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, घर पास पास भी होंगे अधिक, साथ में यहाँ जल और विद्युत की उपलब्धता होगी, मिट्टी यहाँ उपजाऊ होगी, कृषि की पैदावार यहाँ अच्छी होगी, प्रति व्यक्ति औसत आय भी अधिक होगा। तो कारण क्या है? क्योंकि यह इस गांव की जनसंख्या इस नियोजित बसाव को ये दर्शाती है कि ये गांव संतुलित होगा। लेकिन कुछ कमियां होगी। कौन कौन सी कमियां होगी? जैसे यहाँ पर प्रदूषण होगा। क्या होगा? प्रदूषण अधिक होगा। क्यों? स्वाभाविक है कि घर पास पास होंगे तो कूड़ा कचरा भी अधिक होगा, प्रदूषण होगा। तो यहाँ पर प्रदूषण होगा, कूड़ा कचरा की समस्या रहेगी, कूड़े कचरे की समस्या रहेगी। गलियां सहंत होगी। यानी गलियां जो है वो संकड़ी होगी, सहंत होगी। गलियां क्या रहेगी? सहंत या संकड़ी हुई होगी। तो यहाँ कुछ ये समस्याएं देखने को मिल सकती। कालांतर में यहाँ रोजगार की समस्या भी उत्पन्न होगी, क्योंकि जनसंख्या यहाँ अधिक होगी तो रोजगार की समस्याएं भी उत्पन्न होगी। रोजगार की समस्याएं भी उत्पन्न होगी। तो कुछ हमने विशेषताओं की बात कर ली, कुछ इसके लाभ देखे, कुछ इसमें समस्याएं देखी है। तो अब हम बात करेंगे आगे द्वितीय के स्वरूप की बात करें, अर्धगुच्छित। दूसरा स्वरूप कौन सा है ग्रामीण बस्तियों का? वो है अर्धगुच्छित। कौन सा है? अर्धगुच्छित। इसे विखंडित भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विखंडित। विखंडित बस्तियों के नाम से भी इसे जान सकते हैं। अर्धसंकलित भी कह सकते हैं। अर्धसंकलित। अब नाम से समझ में आ रहा है कि अर्ध आगे लगा है, यानी आधा। आधा जैसे मान लीजिए अपने पहले बात की हमने, गुच्छित बस्तियों की पूरा गांव नियोजित ढंग से बसा हुआ है, कोई भी भाग गांव का खाली नहीं है, सभी जगह मकान बराबर बराबर है और वहां एक संतुलित गांव की दृष्टि से वो देखा जाए। लेकिन अर्धगुच्छित बस्तियों में एक भाग बीच का क्या रहेगा? खाली रहेगा। अर्धगुच्छित बस्तियों में क्या रहेगा? एक भाग खाली रहेगा। इधर गांव पूरा बसा हुआ है और उधर भी पूरा बसा, लेकिन एक बीच का भाग क्या है? इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि खाली। ये बीच का खाली रहने का कुछ कारण हो सकता है, जैसे दो धर्मावलंबी एक ही गांव में रहते हो और उनमें आपस में अगर किसी प्रकार का तनाव चल रहा हो
जैसे मान लीजिए हिंदू मुसलमान ले लीजिए, सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी, कोई भी प्रकार के दो धर्मों का जो एक गांव में हो और आपस में किसी प्रकार को लेकर के विवाद चल रहा हो तो बीच का भाग खाली रह जाता है। तो यहाँ ये भाग पूर्ण रूप से नियोजित नहीं है, ना ये पूर्ण रूप से विकसित गांव कहा जाएगा, अर्धविकसित ही कहा जाएगा। वो पहले वाले हमने गुच्छित में की कि पूर्ण रूप से नियोजित है, लेकिन ये पूर्ण रूप से नियोजित रूप से बसा हुआ नहीं है क्योंकि ये भाग बीच का खाली रह गया। तो इसको नाम हमने विखंडित की बात कर ली, अर्धसंकलित की बात हमने कर ली। तो यहाँ हम बात करें तो इस गांव में की विशेषता क्या है, तो विशेषताओं की बात करेंगे तो यहाँ बसाव क्या रहेगा, अनियोजित रहेगा। क्या रहेगा, अनियोजित या अर्धनियोजित रहेगा। भूमि का स्वरूप भी कहीं ना कहीं उबड़ खाबड़ होगा। भूमि का स्वरूप क्या होगा, स्वरूप भूमि का उबड़ खाबड़ होगा, पूर्ण रूप से मैदानी नहीं हो सकता, उबड़ खाबड़ होगा। यहाँ जल व विद्युत का अभाव रहेगा। क्या रहेगा, जल व विद्युत का अभाव रहेगा। रोजगार की समस्या भी हो सकती है, रोजगार की समस्या। अन्य यहाँ प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या होगी क्योंकि जो भाग बसा हुआ है वो तो जटिल है लेकिन बीच का भाग खाली है, इसलिए यहाँ प्रदूषण की समस्या भी रहेगी। यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य की भी समस्याएं रहेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य की भी को लेकर भी समस्याएं रहेगी। तो ये कुछ इसकी विशेषताओं के अंदर आता है कि भाग दो भागों में बंटा हुआ है। यहाँ भाग बीच का कोई ऊपर उठा हुआ भी हो सकता है, जैसे कोई पहाड़ी नुमा हो और बीच के ऊपर पहाड़ उठा हुआ दोनों साइड गांव में बस गया हो, ऐसा भी स्वरूप हो सकता है। ऊबड़ खाबड़ बसाव देखने को मिलेगा या अनियोजित बसाव कहेंगे, भूमि का उपजाऊपन यहाँ कमी होगी, ये भी बात है। इसके अलावा हम बात करेंगे जल विद्युत का अभाव रहेगा, रोजगार के साधनों की यहाँ कमी मिलेगी, आपसी तनाव द्वंद्व भी यहाँ देखने को मिल सकता है, प्रदूषण की समस्याएं भी यहाँ रहेगी। इसके अलावा हम बात करें तीसरी बस्ती की, तो तीसरी बस्ती के रूप में अपने ग्रामीण बस्तियों की बात कर रहे हैं और गुच्छित की और अर्धगुच्छित की हमने बात कर ली है। तो तीसरी बस्ती की बात करेंगे तो हम बात करेंगे प्रकीर्ण बस्तियां। कौन सी, प्रकीर्ण बस्तियां। तो प्रकीर्ण बस्तियां जो है उसे, प्रकीर्ण का मतलब होता है फैली हुई, प्रकीर्ण। और चौथा स्वरूप है कौन सा, पल्लीकृत का। काफी बार शब्द आता रहा है पल्लीकृत, पल्लीकृत बस्तियां। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रकीर्ण बस्तियों की। तो प्रकीर्ण बस्तियां वे होती है जो चारों ओर फैली हुई होती है। जैसे हम बात करें कि कोई मैदानी ये पहाड़ी भाग है, पहाड़ी भाग जो है इनकी निचले भागों पर कई झोंपड़ पट्टियों के रूप में मानव निवास करने लगता है और कालांतर में धीरे धीरे ये एक बस्ती का रूप धारण कर लेती है। पहले कोई एक झोंपड़ी होती है, धीरे धीरे 5 झोंपड़ियां 10 झोंपड़ियां, धीरे धीरे क्या है पहले सिंगल पल्ली के रूप में होती है और बाद में धीरे धीरे सहंत और बाद में ये अर्धगुच्छित और फिर गुच्छित की ओर आगे बढ़ती है। तो पहले यहाँ पर जिस प्रकार का बसाव होता है वहाँ पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भरता रहती है। इनकी निर्भरता किस पर रहती है, प्रकृति पर रहती है और सुख सुविधाओं का पूर्णतः यहाँ अभाव रहता है, सुख सुविधाओं का पूर्णतः यहाँ अभाव रहता है। इसके अलावा हम बात करें पल्लीकृत बस्तियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ जल और विद्युत का पूर्ण अभाव रहेगा, प्रकृति पर इनकी निर्भरता रहेगी। विशेषता की बात कर रहे हैं प्रकीर्ण बस्तियों में जल विद्युत का अभाव, रोजगार की समस्या, धरातल का उबड़ खाबड़ पूर्ण रूप से स्वरूप। इसके अलावा यहाँ चोरी डकैती आदि का भय बना रहता है, चोरी डकैती आदि का भय बना रहता है। मौसमी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तूफान आंधी बारिश इनका सामना इनको मौसमी समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता है। इसके अलावा जो यहाँ का जीवन है वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से निचले स्तर का है,
यानी प्रकृति पर पूर्णतः निर्भरता है और कहीं ना कहीं आधुनिकता से परे ही लोग क्या है, आधुनिकता से ही लोग कहीं ना कहीं परे रहते हैं। कालांतर में धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती रहती है, कालांतर में ये अर्धगुच्छित और गुच्छित की ओर बढ़ सकते हैं। अब हम बात करें पल्ली का अर्थ का। पल्ली का अर्थ की बात कर रहे हैं तो पल्ली का अर्थ क्या है? पल्ली का अर्थ सिंगल बस्ती से, अपने सभी लोग कृषि से जुड़े हैं तो पल्ली से भी प्राय किससे है, एक सिंगल बस्ती से है। आज देख रहे हैं कि गांव में, नगरों में काफी जनसंख्या सघन हो रही है और वहां से एक व्यक्ति कोशिश करता है कि अपने खेत में जाकर बसता है, खेत में खुद की एक वो ढानी बनाता है। जैसे पल्ली को अलग अलग नाम की बात करें तो यहाँ ढाणी नाम आप दे सकते हो, इसे आप पाना नाम दे सकते हो, इसे आप पाना पाड़ा, ये कुछ नाम दे सकते हो भी। पल्ली, ढाणी, नांगला, पाना, पाड़ा, ये कुछ पल्ली के नाम हैं जो कि अपने खेत में जो व्यक्ति बसता है या तो अपने किसी काश्तकार को या मजदूर को साथ में एक वो या किसी नौकर को एक कोई मकान बनाकर देता है। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ देखने को मिलती है। तो अब हम बात करें कि वहाँ की विशेषताएं क्या है। तो यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ प्राकृतिक शुद्ध वातावरण इनको उपलब्ध हो जाता है। प्राकृतिक शुद्ध वातावरण इनको उपलब्ध हो जाता है, शुद्ध वातावरण। पशुओं को रखने के लिए किसी भी प्रकार इनको गोबर डालने के लिए या चारे के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, इसलिए पशुओं के लिए यहाँ पर व्यवस्था आसान हो जाती है, पशुओं को रखना आसान हो जाता है। इसके अलावा जो रोजमर्रा के झगड़े होते हैं अड़ोसी पड़ोसियों में, कूड़े करकट को लेकर के, झाड़ू को लेकर के, तो वो झगड़े समाप्त हो जाते हैं। यहाँ क्या हो जाते हैं, झगड़े समाप्त हो जाते हैं। कूड़े करकट की से होने वाले रोजमर्रा के रोज झगड़े जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ ताजा सब्जियां इनको उपलब्ध हो जाती है। खेतों में ताजा सब्जियां जो है इनको उपलब्ध पास में ही हो जाती है। भंडारण के लिए अधिक खर्च नहीं करना पड़ता। अनाज जब निकलता है तो इनको दूसरे परिवहन के साधनों के माध्यम से घर तक पहुंचाना, वो क्या है, परिवहन के साधनों का जो खर्चा है वो कम हो जाता है। भंडारण की सुविधा निकटतम हो जाती है। भंडारण की सुविधा है वो सुविधा निकट मिल जाती है। इसके अलावा अपने ही खेत में निवास करने के कारण सुबह जल्दी और शाम देर रात तक ही खेत में काम कर सकते हैं, इसलिए इनके काम के प्रति जो समय होता है उसमें वृद्धि होती है, यानी काम में बढ़ोतरी हो जाती है। इसके अलावा खेत की रखवाली, जो खेत की रक्षा करने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है, कई बार रात में नहीं जाते हैं, खेत में अन्य प्रकार की कोई समस्या होती है वो वहां इनको नहीं होती, क्योंकि खेत में रहने के कारण इनकी फसलों की देखरेख आसानी से होती रहती है। इसके अलावा कुछ समस्याएं भी है। समस्याएं क्या है, जैसे मौसमी समस्याएं हैं, तूफान आदि की समस्याएं इनको देखने को मिलती है। उस समय भयंकर जब मौसम होता है तो उसमें कहीं ना कहीं भय भी इनको बना रहता है। इनके अलावा जो फसलों के टाइम में चोर आदि आते हैं उनका भय भी इनको बना रहता है, चोरी आदि का भय इनको लगा रहता है। इसके अलावा ये थोड़े से आधुनिक विचारों से दूर होने लगते हैं। जैसे गांव में किसी भी प्रकार से कोई राजनेता आता है या कोई अन्य वस्तुओं को बेचने वाला आता है या अन्य कोई सरकार के द्वारा योजनाओं का लाभ तुरंत जो दिया जाता है, जैसे अनाज उपलब्ध करवाना होता है या अन्य प्रकार से कोई बीज उपलब्ध करवाना होता है, वो समय पर ये नहीं पहुंच पाते, या फिर अन्य प्रकार से कोई ताजा घटना होती है उनकी जानकारी उन्हें समय पर उपलब्ध नहीं होती, या फिर अचानक किसी भी प्रकार से वहाँ उनको डॉक्टर आदि की सुविधाएं होती है, बच्चों को शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ता है। कुछ समस्याएं यहाँ पर है, बिजली और की आदि की समस्याएं भी यहाँ इनको रहती है। तो आधुनिकता से परे कहीं ना कहीं ये समस्याएं कुछ इनको रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं शुद्ध वातावरण के अंदर और ये अपने जीवन को अच्छे ढंग से व्यतीत करते हैं। तो ग्रामीण इन 4 बस्तियों की हमने बात की है और ग्रामीण प्रतिरूप के बारे में बात करेंगे कल। और
आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को लाइक शेयर करें, देखें, क्योंकि जो बच्चे मेरिट की तलाश करते हैं, चाहत रखते हैं कि सर हम मेरिट प्राप्त करें, तो उन्हें प्रारंभ से ही सजग होना पड़ेगा। अक्सर मैंने देखा है कि 12वीं क्लास के बच्चे आर्ट सेक्टर के जो हैं प्रारंभ में सक्रिय नहीं होते, परीक्षा के टाइम में वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो क्यों ना वो थोड़ा पहले कदम ही उठा लें ताकि उनके मार्क्स है वो अच्छे आ सके। थैंक्स।